नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि रिसेंट एग्रीकल्चर बजट में इस स्कीम को लाया गया है और इस स्कीम को आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। ये स्कीम इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस स्कीम की इम्पोर्टेंस यहां पर इसलिए है क्योंकि 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को चूज किया जा रहा है स्कीम के तहत जो कि बहुत ही ज्यादा लो प्रोडक्टिविटी के साथ है, वहां पर रिसोर्सेज प्रॉपर अवेलेबल नहीं है और उन एरिया की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करना है, उनकी लाइवलीहुड को इंप्रूव करना है। तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना नाम से आपको पता चल रहा होगा कि कृषि योजना है एक ऐसी जिसमें धन धान्य को इंप्रूव करना है। और यहां पर अगर आपका देखा जाए तो क्या है इस स्कीम के अंदर और स्कीम के क्या क्या मेजर ऑब्जेक्टिव हैं और स्कीम को किसके कोलैबोरेशन के साथ कितनी फंडिंग दी जा रही है और इससे क्या फायदा होने वाला है, तो सारी बातें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये स्कीम क्या है। तो एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव एक मेजर ऑब्जेक्टिव ये फोकस किया जा रहा है कि एक तो फार्म की जो प्रोडक्टिविटी है इसको इंक्रीज किया जाए और दूसरा सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जाए। क्योंकि देखो हमारा जो कन्वेंशनल फार्मिंग है जिसमें हम लोग हैवी टिलेज, हाई इरिगेशन, हाई फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स इनको यूज करते हुए हमने जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या किया था, आपका मेजरली प्रमोट किया था ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ कि कैसे हम लोग जो है आपका आने वाले टाइम में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। उससे हमने एक टारगेट को अचीव तो जरूर किया लेकिन साथ में हमने बहुत सारे नुकसान भी झेले हैं। आज उसी ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण आपका फूड तो अवेलेबिलिटी हम लोग किसान या हर आदमी के घर में पहुंचा पाए हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये हो चुकी है कि उसके साथ पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का एक हैवी यूज जो है वो बढ़ चुका है, जिससे क्या हुआ है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ा ही बढ़ा, साथ में लॉसेस भी कहीं ना कहीं बढ़ने स्टार्ट हो चुके हैं। आपका इस चीज के अंदर फोकस करना जरूरी है कि हम लोग कैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव कर सकते हैं और किसानों की जो इनकम है उसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसमें आपको एक बात यहां पर देखना पड़ेगा कि फार्म लेवल पर जो प्रोडक्टिविटी है इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को कैसे हम लोग आपका यूज कर सकते हैं। तो यहां पर इस स्कीम को स्टेट गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन के साथ जो है आपका इंप्लीमेंट किया जाएगा और इसमें क्या क्या है ऑब्जेक्टिव तो वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले यहां पर आपका हम लोग कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कवर किए जा रहे हैं इनको एक बार देख लेते हैं। तो आपको बताना चाहता हूं कि इसमें 100 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जाएगा और ये 100 डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से होंगे, तो देखिए इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या होगी, कम होगी। दूसरा यहां पर जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो भी क्या है, बहुत कम है, यानी कि नंबर ऑफ क्रॉप आपकी पर ईयर कम ग्रो करवाई जाती है और एग्रीकल्चर क्रेडिट अवेलेबिलिटी है किसानों के पास वो भी क्या है, कम है। तो ऐसे 100 डिस्ट्रिक्ट्स को चूज किया जाएगा जहां पर ये तीन क्राइटेरिया जो है वो मैच करते हैं। मतलब यहां पर आपका जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है आज इंडिया में हर एक रीजन के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि वहां पर एक तो रिसोर्सेज का प्रॉपर ऑप्टिमाइज यूज नहीं हो रहा, दूसरा क्या है कि वहां पर इनपुट प्रॉपर टाइम पर अवेलेबल नहीं हो पाती है, दूसरा यहां पर एक ये भी कह सकते हो कि किसानों के पास पैसा अवेलेबल ना होने के कारण वो नई टेक्नोलॉजी या एडवांस टेक्नोलॉजीज को यूज नहीं कर पाते हैं और उससे किसानों की आमदनी इंक्रीज नहीं हो पाती है। और साथ में देखा जाए तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी बहुत ही कम है। अब क्रॉपिंग इंटेंसिटी आपको पता है आज इंडिया लेवल पर 140% के आसपास है, लेकिन अब यहां पर इन रीजन्स में तो 100 के आसपास आपको देखने को मिलती है या उससे कम देखने को मिलती है। अब यहां पर इसका कहने का मतलब यह है कि हमारा जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको हम प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहे हैं और अगर उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगा, रिसोर्स यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो हमारी इनपुट कॉस्ट तो बढ़ती चली जाएगी और ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज किसान का डिक्रीज होता जाएगा। और साथ में जो आने वाले टाइम के लिए अब देखो सस्टेनेबिलिटी की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि अगर हम सिंथेटिक पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर इन्हीं का लगातार यूज करते रहे तो जैसे हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में यूज किया था तो आज उसकी वजह से लॉसेस भी बहुत सारे देख पा रहे हैं, आप बहुत सारी बीमारियां आज हम फेस कर पा रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमें ये करना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना जरूरी है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को फोकस करना पड़ेगा, क्रॉप इंटेंसिफिकेशन को हमें कहीं ना कहीं रिड्यूस करना पड़ेगा, उसके साथ एक्सटेंसिव फार्मिंग को फोकस करना पड़ेगा और ओवरऑल हमें आपके इनपुट बेस्ड या ये कह सकते हो कि जो आपका क्लाइमेट बेस्ड एक हमारा एग्रीकल्चर है उसको हमें प्रॉफिट बेस्ड के साथ साथ आपका सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस में मूव करवाना पड़ेगा। और वहीं अगर हम बात करें तो इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, नाबार्ड,
डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, ये सब मिलकर क्या करने वाले हैं, डेटा को कलेक्ट करेंगे और इन डिस्ट्रिक्ट्स को फाइनलाइज करेंगे कि भाई कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको ये स्कीम के अंडर में बेनिफिट दिया जा सकता है। अब यहां अगर हम बात करें तो मेन ऑब्जेक्टिव इस स्कीम के रखे गए हैं। पहला है कि आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करना, मतलब आपकी इनपुट यूज एफिशिएंसी को अगर हम इंक्रीज करेंगे, रिसोर्स यूज एफिशिएंसी को इंप्रूव करेंगे, तो मॉडर्न टेक्निक और बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ आउटपुट को भी इंक्रीज किया जा सकता है। दूसरा इसमें है प्रमोट करना क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को, जो मैंने अभी बताया कि अगर हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करते हैं तो हम लोग लॉन्ग रन में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे आपका इफेक्टिव और एक आपका ये कह सकते हो कि बिना किसी एनवायरमेंट को लॉस किए या हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बिना हानि पहुंचाए हम लोग प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपका टारगेट है कि आपकी जो पोस्ट हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्या करना, स्ट्रेंथ करना, आपका बूस्टअप करना। जैसे आपको पता है कि किसान जब प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर लेता है तो मार्केट में उसको तुरंत फसल को बेचना पड़ता है। दो कारण होते हैं, एक तो किसान के पास पैसे की कमी होती है और दूसरा कारण होता है कि उसके पास रखने की जगह भी नहीं होती, और इसी वजह से किसान का जो लॉस है पोस्ट हार्वेस्टिंग वो काफी हद तक बढ़ जाता है। तो अगर हम ग्राउंड लेवल पर यानी कि विलेज लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर अगर स्टोरेज फैसिलिटीज अवेलेबल करवा देते हैं इन रीजन्स के अंदर, तो किसान अपने प्रोडक्ट को स्टोर कर सकते हैं और ऑफ सीजन में उससे हाई रेट जो है वो ले सकते हैं, जिससे किसान की आमदनी भी बढ़ेगी और जो पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस है इनको भी कम किया जा सकता है। और नेक्स्ट है इरिगेशन फैसिलिटीज। तो इसमें मेन टारगेट ये है कि जो आपकी मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटीज है या माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटीज है, ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन जैसी जो फैसिलिटीज है, इनको प्रमोट करना ताकि आपका जो वाटर यूज एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज किया जा सके और वाटर के लॉस को मिनिमाइज करके हम लोग कम से कम पानी के साथ पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसे कॉन्सेप्ट्स के साथ हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा आपका प्रोडक्शन कर पाए कम पानी के साथ भी, क्योंकि कई ऐसे एरिया होते हैं जहां पर पानी की अवेलेबिलिटी के ना होने के कारण भी प्रोडक्शन नहीं हो पाता। तो उस केस में हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके या वाटर हार्वेस्टिंग करके, वाटर कंजर्वेशन करके, या आपका हम मल्चिंग या वाफसा जैसी जो इंपॉर्टेंट जिसके अंदर वाटर को कंजर्व करने की कोशिश की जाती है और ग्राउंड वाटर को यूटिलाइज करके हम लोग जो है एक इफेक्टिव क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसका मेन टारगेट यहां पर ये भी है। और साथ में मेन टारगेट है कि भाई फार्मर लेवल पर जो क्रेडिट फैसिलिटीज है उनको इंप्रूव करना, क्योंकि ऐसे एरिया हम ऑलरेडी चूज कर रहे हैं जहां पर फार्मर्स के पास क्रेडिट की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, या फिर वो लोग मिडिल मैन, आड़तिया या फिर लैंड मनी लेंडर्स जो हैं उनसे ही लोन ले रहे हैं, जो कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उनको लोन देते हैं और उसके बाद में फार्मर उन्हीं के चक्कर में फंसकर रह जाता है और ओवरऑल अपना जो काफी हद तक लॉस करवा लेता है और फर्दर उसकी जो फ्यूचर जनरेशंस होती हैं वो भी उसी साइकिल में फंसी रहती है। तो जिससे उन फार्मर का अपलिफ्टमेंट नहीं हो पाता और वहां से उतनी प्रोडक्टिविटी भी निकलकर नहीं आ पाती है जो कि हमारे देश के अंदर एक इकोनॉमी में बेटर कंट्रीब्यूशन कर सके। तो इसका मेन टारगेट यही है कि आपका फार्मर की इकोनॉमी को अगर हम बूस्टअप करेंगे तो ना तो केवल फार्मर का खुद का बूस्टअप होगा बल्कि इंडियन इकोनॉमी में भी एक बेटर कंट्रीब्यूशन हो पाएगा और ओवरऑल हम लोग इंडियन इकोनॉमी को स्ट्रेंथ कर पाएंगे और आने वाले फ्यूचर के लिए एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी कर सकते हैं। अब यहां अगर हम बात करते हैं तो इस स्कीम को इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है, तो मैंने ऑलरेडी बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर यहां पर डेटा को कलेक्ट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे डिस्ट्रिक्ट्स को, और इसमें जो है कोलैबोरेशन यानी कि सहायता ली जाएगी स्टेट गवर्नमेंट्स की और आपकी नाबार्ड की और इसके अलावा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी। और यहां इसके अंदर कोई सेपरेट फंडिंग एलोकेट नहीं की गई है बजट के अंदर, लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इसमें फंडिंग जो है वो किसके द्वारा की जाएगी, जो कि एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग और इसके अलावा जो अदर रिलेटेड डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर के उनके अंदर जो फंडिंग दी जा रही है उसी फंडिंग को यहां पर यूज किया जाएगा इस पर्टिकुलर स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा स्टेप है, लेकिन जरूरी यह है कि इस स्कीम को एक इफेक्टिव वे के साथ रन किया जाए, क्योंकि एक्सटेंशन में हमारे इंडिया के अंदर आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपका कोई भी स्कीम को हम लोग ले तो आते हैं लेकिन उसके बाद इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है और इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर ना होने के कारण या तो वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है और पैसा उसी प्रकार से यूटिलाइज कर लिया जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर स्कीम को इफेक्टिव यूटिलाइज किया जाएगा तो देखो फायदा क्या हो सकता है, तो लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि वो बेटर रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाएंगे, कम से कम रिसोर्स के साथ ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस के साथ अपनी क्रॉप यील्ड को भी इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका टारगेट है कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को हम इंप्रूव कर सकते हैं, स्टोरेज फैसिलिटीज को आपका इंप्रूव करके जो आपका लॉस हो रहा है फूड का उसको मिनिमाइज किया जा सकता है और इरिगेशन के द्वारा जो हमारा वाटर का लॉस होता है उसको भी इंप्रूव किया जा सकता है। और नेक्स्ट अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर मेन टारगेट क्या है इसके अंदर कि बेटर फाइनेंशियल एसेट, तो ये भी मैंने बताया कि अगर हम
पैसे की अवेलेबिलिटी किसान के लिए इंक्रीज करते हैं तो वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और इसके साथ में मॉडर्न टेक्निक को यूज करते हुए अपनी अपलिफ्टमेंट कर सकता है। और वहीं आपका मेन टारगेट है कि भाई इंडियन आपका जो एग्रीकल्चर सिस्टम है इसको बेटर प्रोडक्टिव बनाना, सस्टेनेबल बनाना और मोर फाइनेंशियली सिक्योर बनाना ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स के लिए, ताकि आने वाले टाइम में इंडियन इकोनॉमी बूस्ट हो सके। तो एक अच्छा स्टेप है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? इस प्रकार के और भी इनिशिएटिव और एग्रीकल्चर स्कीम्स और करंट अफेयर के अपडेटेशन के लिए और आपका एग्रीकल्चर टॉपिक्स को अगर आप लोग अच्छे से समझना चाहते हो तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर हम लोग रेगुलर आप लोगों को अपडेट देते हैं और नई स्कीम्स और नए प्रोग्राम और नए गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव हैं उनको आप लोगों के साथ साझा करते हैं। और इसी के साथ में जो एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके एग्जाम के अंदर, चाहे यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो, एएफओ की तैयारी कर रहे हो, नाबार्ड की तैयारी कर रहे हो या आरआरबी, एसओ या एफसीए की तैयारी कर रहे हो, तो हम उनके लिए भी आपको गाइड करते हैं। तो आप हमारे किसी कोर्स का भी अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिए गए हैं, आप उन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और किसी कोर्स में भी ज्वाइन कर सकते हो। उम्मीद है कि सेशन आपको हेल्प करेगा। इसी प्रकार के और इफेक्टिव सेशंस के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगले सेशन के लिए हम लोग और अच्छे इफेक्टिव सेशन आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं, लेकिन जरूरी ये है कि आप लोगों को अपडेट रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।